स्वागत है दोस्तों आपका गोप एकेडमी में। जून 2025 के यूजीसी नेट के सवालों का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। आज के सवाल हैं इस प्रकार। पहला है दोस्तों 46वां सवाल चल रहा है। इसके पहले सारे सवाल हो चुके हैं 45। निम्नलिखित संगठनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें दिया है परमहंस मंडली, कुंभकोणम की अद्वैत सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रहनुमाई मजदायसन सभा। तो इसको आपको बताना है ये कब हुए हैं। एक एक बात करते हुए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले परमहंस मंडली की बात करते हैं तो ये 1849 में बनती है, 1849 में बनती है। आराम से लिखते हुए चलेंगे, अगर आपको स्लो लगता है तो स्पीड बढ़ा लीजिए। और दादोबा जो पांडुरंग थे उनके द्वारा बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे में 1849 में दादोबा पांडुरंगा, दादोबा, इसमें पांडुरंगा दो आएंगे इसलिए लिख ले रहे हैं। दादोबा पांडुरंगा थे या पांडुरंग थे। और ये महाराष्ट्र का, बॉम्बे में महाराष्ट्र का पहला सामाजिक धार्मिक सुधार संगठन था, जो कि एक गुप्त सभा के तौर पे गठित हुआ था। गुप्त संगठन था एक। वहीं कुंभकोणम की अद्वैत सभा की बात करते हैं तो ये दोस्तों इसकी स्थापना 1894 में होती है, 1894 में होती है। पहले हम लोग लगा ले रहे हैं, फिर उसके बाद सीरियल वाइज कर लेंगे, ठीक है। और कांची के कामकोट पीठ के 66वें शंकराचार्य रहे। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में ये हुआ था, ठीक। 66वें शंकराचार्य थे, शंकराचार्य। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कुंभकोणम जो है, एक तो तमिलनाडु आप देख लीजिए कि ये तमिलनाडु में रहा है, स्थान है एक कुंभकोणम। और इसका उद्देश्य था अद्वैत वेदांत के सिद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार करना और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ आयोजित कर पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना। तो ये इनका काम था। वहीं जब आर्य समाज की बात करते हैं तो आप अक्सर जानते हैं कि आर्य समाज कब होता है, 1875 में इसकी स्थापना होती है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है, 1875 में। किसके द्वारा होती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ये कई बार पूछा गया है, दयानंद सरस्वती। और यह कहाँ हुई थी, बॉम्बे में ये भी हुई थी। और बाद में इसका मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था, लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। इसका नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। और ये इसलिए शुद्धि आंदोलन चलाए थे, धर्म में पुनः वापसी के लिए। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, छुआछूत के विरोधी थे ये। हालांकि इनसे एक इम्पोर्टेंट काम होता है, डीएवी जो स्कूल थे, आज भी आप लोग जिलों में देखेंगे डीएवी स्कूल्स व गुरुकुलों के माध्यम से इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। आर्य समाजी स्कूल होता है, दयानंद वैदिक एंग्लो स्कूल के नाम से हर जिले में, लगभग कहीं ज्यादातर जिलों में होता है, ठीक है। हो सकता है आपके जिले में हो। जब प्रार्थना समाज की बात करते हैं दोस्तों तो इसकी स्थापना कब होती है, 1867 में, 1867 में होती है। और ये आत्माराम पांडुरंग है। पहले में क्या पढ़े थे, दादोबा पांडुरंग, इसमें आत्माराम पांडुरंगा थे, ठीक है। इनके द्वारा की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, बॉम्बे में की गई थी। तो ज्यादातर इसमें किसके हैं, बॉम्बे के ही संगठन हैं। और ये जो आत्माराम पांडुरंग थे वो केशवचंद सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना करते हैं। हालांकि बाद में महादेव गोविंद रानाडे जुड़ते हैं इससे। तो कई बार आता है कि प्रार्थना समाज से इनमें से कौन से जुड़े हुए नहीं थे, तो 4 ऑप्शन में रानाडे को भी डाल देता है। और आरजी भंडारकर थे, आरजी भंडारकर शामिल हुए, भंडारकर
शामिल हुए थे और यह बंगाल के ब्रह्म समाज से प्रेरित था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, जोर जो था कि भाई एकेश्वरवाद पर था, क्योंकि एक ही ईश्वर को मानने पर था, और सामाजिक सुधारों जैसे विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा और जाति प्रथा के उन्मूलन की बात ही अक्सर करते हैं। हालांकि न्यायमूर्ति रानडे के जुड़ने के बाद ये वैश्विक यानी अखिल भारतीय पहचान इसको मिलती है, प्रार्थना समाज को, 1867 में। रहनुमाई मजदायन दायसन सभा जो थी, ये क्या था, ये 1851 1851 में बनती है, स्थापित होती है। कहाँ पे, ये भी बॉम्बे में। तो आपको याद रखना है जैसे कि बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में, तीन जगह के जितने भी संगठन हैं इंपॉर्टेंट, शुरुआती जो हैं वो जरूरी हैं, वो याद कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें बॉम्बे से ज्यादा पूछा है। और इसको स्थापित करने वाले कौन थे? नौरोजी फरदूनजी थे और डिवियन। कौन होते हैं डिवियन? दादा भाई नौरोजी। ठीक, और इनके साथ कौन और थे? SS बैंक और KR कामा। तो इस तरीके से हमको मिलते हैं रहनुमाई मजदायन में, मुख्य रूप से डिबियन और नौरोजी फरदूनजी। दोस्तों ये जो था पारसी समुदाय में सुधार के लिए था, पारसी समुदाय में सुधार के लिए ये लाया गया था, स्थापित किया गया था। और इसके लिए इसने एक सत्यवादी नामक पत्रिका की शुरुआत की थी, और इस पत्रिका का आपने सुना होगा, रफ्त गुफ्तार पत्रिका थी, रफ्त गुफ्तार। ये यही थी पत्रकारिता डिवीएन द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा पारसी धर्म में सुधार के लिए। इनका उद्देश्य वही था कि जो धर्म है उसकी प्राचीन शुद्धता को बहाल करना और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ाना, पर्दा प्रथा को खत्म करना, ये लगभग इसमें सब में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ रहा है दोस्तों? 1849 हमको दिख रहा है पहले, तो ए पहला हो जाएगा। उसके बाद 1851 हो रहा है ई, फिर आ रहा है, सॉरी ई है, इसमें ई नहीं है तो ये हो जाएगा आंसर सीधा ए ई। तो AEDCB। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। लेकिन आपका होमवर्क ये है कि जो कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में शुरुआती जो संगठन बने थे उनको एक पेज में नोट कर लीजिए, हम अलग से एक वीडियो में ले लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 47 है, लेखक दिया गया है एक साइड और इधर बुक्स हैं, आपको मिलाना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। तो दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने क्या लिखा? कन्हैयालाल, अलखधारी, श्रद्धाराम और मदन मोहन मालवीय। इनको फिल्लौरी नाम से भी जाना जाता है, फिल्लौरी भी कहा जाता है। अब बताइए, वही मदन मोहन मालवीय। एक दो चीज हो सकता है सिंपलिस्ट में आपको पता हो। देखो, गौ हत्या के विरोधी थे दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने गौ करुणा निधि एक पुस्तक लिखी थी जो कि गौ रक्षा पर आधारित थी, काफी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। वहीं मदन मोहन मालवीय हमको हिंदू धर्मोपदेश की इनसे जुड़ा हुआ मिलता है। कन्हैयालाल अलखधारी की बात होती है तो चिराग ए दहलवी से ये जुड़ते हैं, और कौन से हैं? श्रद्धाराम फिल्लौरी धर्म रक्षा से आते हैं। इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है धर्म रक्षा, जो फिल्लौरी की है। और वे, हालांकि इनको आप जानते होंगे, ये मुख्य रूप से ओम जय जगदीश हरे आप सुने हैं, ओम जय जगदीश हरे आरती जो है उसके रचयिता हैं। ठीक है, इसके लिए काफी फेमस हैं, तो आप इनसे समझ सकते हैं, श्रद्धाराम ने लिखा था। ठीक, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है, और आंसर हमारा फोर्थ नहीं, ये हो जाएगा। ए का कौन सा है? सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, ओह, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। देख रहे हो कितना ज्यादा सटीक आंसर है, सी का फर्स्ट। तो ये आंसर है। आगे चलते हैं। 48 पे नायकों के बारे में है दोस्तों। इसमें हम लोग एक
वीडियो में पहले नायकों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम अच्छे से थोड़ा सा बताएंगे इसमें भी, और डिस्क्रिप्शन में अगर आपको देखना हो तो उसमें लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि नायकों के बारे में इसमें पूछा गया है कि नायकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। हालांकि पहले डिस्कशन कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा बताने में, और आपको सुकून भी मिलेगा, मजा भी आएगी। ये क्या है? नायक। ठीक है, ये नायक कौन थे दोस्तों? तो विजयनगर साम्राज्य सुना ही होगा, तो विजयनगर साम्राज्य में नायक प्रणाली थी। ठीक है, और ये नायक प्रणाली जिसे नयनकार प्रणाली भी कहा जाता है, नयनकार प्रणाली भी कहा जाता है, और भारत के मध्यकालीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य, विशिष्ट सैन्य और प्रशासनिक प्रणालियों में से एक थी। अब नायक कौन थे? तो वास्तव में अगर नायक की बात करेंगे दोस्तों, नायक जो थे विजयनगर साम्राज्य के सैन्य प्रमुख थे। सिंपल वे में आप समझिए, सैन्य प्रमुख थे। ठीक है, मिलिट्री चीफ थे, और राजा जो विजयनगर के राजा थे उन्हें तो राय कहा जाता था, इनका कोई काम नहीं। ठीक है, अभी ये समझ रहे हैं कि सैन्य प्रमुखों को विजयनगर साम्राज्य में क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। और इन नायकों को सैन्य सेवा के बदले भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, यानी भूमि दी जाती थी। उनको डायरेक्ट पैसे नहीं दिए जाते थे, भूमि दी जाती थी कि भाई इससे जो टैक्स मिले उसमें तुम लो, अपना अपना भी खर्च चलाओ, और साथ साथ इनको एक छूट और दी जाती थी दोस्तों, कि जो घोड़े, हाथी और जरूरी जो युद्ध के सामान थे उनको खरीदने और रखने की इजाजत दी गई थी। तो ये जिम्मेदारी थी इनकी। सैन्य प्रमुख होने के साथ ही इनके पास क्या था? जमीन दी गई थी, और जमीन के साथ इनको क्या दिया गया था? ये अधिकार दिया गया था कि अपने पास निश्चित सैनिक संख्या रखें, निश्चित संख्या में सैनिक रखेंगे, घोड़े रखेंगे, हाथी रखेंगे, और इनको ये पालेंगे और ध्यान रखेंगे। जब भी लड़ाई होगी, ठीक, जब भी लड़ाई होगी इन्हें अपने सैनिकों के साथ आकर राजा का साथ देना है। जैसे एक ये साम्राज्य मान लो, राजा यहाँ बैठता है, तो छोटे छोटे नायकों को दे दी गई है जमीन। ठीक है, अपने अपने जमीन पर कुछ लोग, जैसे मान लो 100 सैनिक यहाँ रखे हैं अपने अंदर, यहाँ 100 है, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, 500। तो ये जब कोई युद्ध इधर से कोई राष्ट्र कर रहा है, कोई राज्य, तो ये राजा कहेगा कि भाई चलो यहाँ से युद्ध करना है, तो सब लोग अपनी सेना लेकर चलेंगे। कौन सी सेना? जो वो इतने दिन से उस भूमि पर रखे हुए हैं, और उस भूमि से, छोटी भूमि नहीं होती थी, जैसे मान लो जमींदार होते थे उस टाइप से, लेकिन जमींदार नहीं थे उस टाइम। तो ये जो टैक्स मिलता था उससे ये अपनी भूमि से जो टैक्स मिलता था उससे अपना काम चलाते थे, और थोड़ा जो कुछ परसेंटेज राजा को भी देते थे। तो सारे लोग जब मिल के राजा की सहायता करते थे, तो इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य बहुत ही विस्तृत, बहुत ही मजबूत बना हुआ था। ठीक है, लेकिन 1565 ईस्वी की बात है दोस्तों, जब होता है क्या, विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है किसमें? तालीकोटा के युद्ध में। तालीकोटा का युद्ध होता है, ठीक है, और इसमें विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल कमजोर हो जाता है। तो यही जो नायक थे वो अपने अपने क्षेत्र में खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं कि भाई मैं ही हूँ। ठीक है, तो अपने क्षेत्र में जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रहेगी, तो छोटे छोटे जो गुंडे मवाली भी आजकल होते हैं ना, कि अपना प्रभुत्व जमाने लगते हैं। तो और इस तरीके से उस टाइम गुंडे तो नहीं थे, लेकिन ये सेना रखते थे। तो जब सेना रखते थे तो उनको लगा कि भाई हम ही हैं, भाई सबको राजा बनने की चाहत होती है। तो इससे ये हो गया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नायक उभरे, और इन नायकों में 3 नायक प्रमुख थे, जिनमें ये सेंजी, तंजावुर और मदुरै के नायक
प्रमुख माने जाते हैं, प्रमुख थे, जिसमें जो मदुरै के नायक थे दोस्तों, ये मीनाक्षी मंदिर है ना, इसके विस्तार को उसने करवाया था। वहीं तंजावुर का जो नायक था वो कला और साहित्य का संरक्षक था, और सेंजी का जो नायक था वो अभेद्य किलों के लिए प्रसिद्ध था। तो यानी ये सब नायक के राज्य थे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और दिखती है कि जो ये नायकों को भूमि दी जाती थी, ये भूमि दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? अमरम बोलते थे। जो भूमि दी जाती थी उस भूमि को अमरम बोला जाता था, इसलिए इन नायकों को अमर नायक बोला जाता था, अमर नायक बोला जाता था, ठीक है। नायकों को जो भूमि दी जाती थी उसे अमरम बोला जाता था, इसी वजह से नायकों को अमर नायक बोला जाता था। यह दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लगभग काफी मेल खाती है। ये इतना समझ में आ गया। हाँ, अगर आपको और देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजयनगर साम्राज्य में नायकों को अच्छे से समझ सकते हैं, और हालांकि सिंपलेस्ट में हमने समझाने की कोशिश की है। और ये, हाँ, ये जो जब विजयनगर साम्राज्य कमजोर हुआ तो ये मजबूत हो गए, लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य मजबूत था तो ये कमजोर थे। तो कमजोर थे तो राजा इनको कहीं भी ट्रांसफर कर सकता था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता था। लेकिन जब ये जब राजा कमजोर हुए, ये मजबूत हुए, तो अपने को स्वतंत्र घोषित करके वंशानुगत हो गए बाद में। ये बात नूनीज भी बोलता है, जो पुर्तगाली यात्री फरनाओ नूनीज आया था, वो भी बताता है कि हाँ ऐसा था कि नायकों सैन्य प्रमुखों की संख्या को लगभग इसने 200 और 300 के बताया था, कि वे फिक्स नहीं रहते थे, मतलब उनको स्थानांतरित कर दिया जाता था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ था। चलिए अब सवाल पे आते हैं, क्या है कि नायकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में लगभग 300 नायक थे। हाँ, लगभग 230-300 थे, तो इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर सही होगा। दूसरा है कि नूनीज के अनुसार वे भूमि के स्वामी नहीं थे। हाँ, जब आया था तो उस टाइम ये भूमि के स्वामी नहीं थे दोस्तों, बाद में धीरे धीरे वंशानुगत हो गया था, ठीक है। तो भूमि के स्वामी नहीं थे, ये आप हटा भी सकते हैं, लेकिन हालांकि अभी हम लोग जो समझे उसके हिसाब से ये ठीक है। स्टेन के अनुसार नायक अपने स्वयं के अधिकार में क्षेत्रीय शक्ति थे, स्वयं के अधिकार में क्षेत्रीय शक्ति थे। तो हाँ, क्षेत्रीय शक्ति थे। स्टेन जब बताता है कि स्वयं के अधिकार में क्षेत्रीय शक्ति थे, क्योंकि स्वतंत्र हो गए थे, तो क्षेत्रीय शक्ति तो होंगे ही। और क्षेत्रीय शक्ति में कौन थे? सेंजी, तंजावुर, मदुरै, तीन प्रमुख आ जाते हैं। वहीं तमिलनाडु में नायक शासन आरंभिक 16वीं से 19वीं शताब्दी तक कायम रहा। नहीं दोस्तों, 16वीं से 18वीं शताब्दी तक ही रहा था ये, और तमिलनाडु में, ठीक, और जिसमें मदुरै, तंजावुर, सेंजी प्रमुख थे। तो ये हमारा ऑलरेडी सही हो जाता है, जबकि हम लोग 3 बार इसको पढ़ चुके हैं। तो डी गलत हो जाता है, तो बचता है 2, जिसमें भूमि के अनुसार भी स्वयं के मालिक नहीं थे। तो इसको फाइनल आंसर की में ये कहा गया है कि नहीं, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि थे, इसीलिए ए सी ई माना जाता है आंसर इसका। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 49वां सवाल है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, जिसमें फिर पुस्तक दी गई है। पुस्तकों से काफी सवाल आते हैं, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसलिए इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं। तो एक खफी खान की पुस्तक काफी फेमस है दोस्तों, जिसमें मुल्क खाब उल लुबाब आती है। ये तो आपको याद ही होगा। अगर इससे देखें तो क्या आंसर लग जा रहा है? सी का फर्स्ट, हाँ, इससे हो जा रहा है। काफी टफ होता है, तो इससे ही सवाल आते हैं कि एक ठो आपको बता रहे हैं, हो जाएगा उससे। लेकिन सियार उल मुतखैरिन जब आती है तो वो किससे है? इसमें गुलाम हुसैन तो है ही, लेकिन गुलाम हुसैन 2 दिया गया है। तो दोस्तों ये जो सियार उल मुतखैरिन है, केवल और केवल गुलाम हुसैन की बात होती है, क्योंकि हम लोग गुलाम हुसैन ही जान रहे हैं, पढ़े थे। यह पुस्तक 18वीं शताब्दी के भारत और मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के उदय का विस्तृत वर्णन करती है। जबकि रियाज उस सलातिन की जब बात होती है, हाँ, बी वाला, रियाज उस सलातिन की बात होती है, तो ये गुलाम हुसैन सलीम की बात हो रही है। वहीं खुलासात उत तवारीख जो है सुजान राय की है। और सुजान राय कौन थे दोस्तों? इनको सुजान राय खत्री भी कहा जाता है, कई बार इनको माना जाता है कि भाई ये सुजान राय भंडारी थे। हालांकि दोनों में भी आए तो आप समझ लीजिएगा। हाँ, और औरंगजेब के शासनकाल में ये थे, औरंगजेब के शासनकाल में थे। जबकि गुलाम हुसैन सलीम
की जो पुस्तक है कौन सी है, रियाज उल सलातीन। तो ये पुस्तक बंगाल का दोस्तों, बंगाल का पहला पूर्ण और व्यवस्थित, पहला पूर्ण और व्यवस्थित इतिहास की पुस्तक मानी जाती है ये। ठीक है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, जरूरी है, कभी भी आ सकता है किसी के साथ भी। आज का लास्ट सवाल देखते हैं 50th है, 50वां सवाल। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो फर्स्ट है, कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना होती है, और लाहौर में लाहौर विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, हंटर आयोग की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। तो कुछ लोग जान रहे होंगे कि 1882 में हंटर आयोग की स्थापना होती है, और वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में होती है। हम भी और बहुत लोग भी पढ़े हुए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो हमारा भी है वहीं से। और फिर कलकत्ता और लाहौर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो सीरियल वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, विश्वविद्यालय अधिनियम जो आता है 1904 में, कर्जन वाला वही है। कर्जन के समय में, हालांकि आप रिवाइज कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो इसको याद कर लीजिए, कर्जन के समय में आया था। लाहौर विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना की बात होती है तो 1869 में दोस्तों बना था, जो बाद में 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय में के रूप में प्रणीत हो जाता है, पंजाब विश्वविद्यालय के रूप में बदल जाता है, बन जाता है। वहीं कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की बात हो रही है, तो ये JED बेथुन, केवल बेथुन के नाम से भी फेमस है, बैथुन या बेथुन बोलते हैं, ने 1849 में इसकी स्थापना की थी। तो ऐसे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पहले ए आ रहा है 1849 में, फिर 1882 में, ए, बी, 69, बी, डी, डी, हाँ, फोर्थ आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करूंगा, अगर आप में मतलब कमेंट करते हैं तो उसके लिए हम सरल भाषा में या हम कांटेक्ट करके उसको बताने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, कल वीडियो जल्दी आ गया था थोड़ा सा, लेकिन अब 6 बजे ही सुबह रहेगा। ठीक, धन्यवाद।